hello everyone. So this is going to be the last video for money and banking. So let's continue our video with important step to handle NPAs. कौन से थे? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, एक सारफेसी एक्ट था. सारफेसी एक्ट में क्या था? सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, कि जो भी एसेट्स हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट. ठीक है, सिक्योरिटी दी जाएगी एक. ओके, अब ये आप खुद पढ़ लेना, उतना ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो कि एसेट की क्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, है ना. और क्या है, हाँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये रहा आपका. देखिए, इट प्रमोट सेटिंग अप ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज. क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज. ऐसी कंपनीज को बनाया जाएगा जो एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और एसेट को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे टू डील विद एनपीएज एक्यूमुलेटेड विद द बैंक एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स. ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हमें रिकवरी करनी ही है, जैसे कि वो जो एनपीए में घुस गए हैं एसेट्स आपके, तो उसको अगर हमें रिकवर करना है तो कैसे रिकवर करेंगे. तो उसके लिए उसने बोला एक तो सिक्योरिटाइजेशन होना चाहिए, एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना ही हमें एक सिक्योरिटी को इन्फोर्स कराना पड़ेगा कि एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि इंटरेस्ट वापस आएगा ही आएगा. ओके, उसके बाद कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग आया. तो ये ऊपर ऊपर से देख लेना, उतना ज़्यादा बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने क्या कर दिया कि इंटरेस्ट रेट ही कम कर दिया. इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर देंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत वो चुका. इंक्रीज द टाइम टू रीपे, उन्होंने क्या कर दिया, टाइम को बढ़ा दिया कि चलो ठीक है, एक काम करिए, आपको जैसे आपको 2 साल दिए थे, अभी और आप 4 साल ले लो, बट आप वापस कर दो, है ना. तो इंक्रीज द टाइम टू रीपे का टाइम बढ़ा दिया, या फिर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया. ठीक है, अभी हम उतना ज़्यादा आपको चार्ज नहीं करेंगे. उसके बाद इंद्रधनुष, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंद्रधनुष किसके लिए आया था? ठीक है, इन्होंने 7 स्टेप्स आपका एक प्लान दिया था. क्या करना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स होती हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए क्या होना चाहिए. तो अपॉइंटमेंट पे उसने बात की, उसने बोला एक बैंक बोर्ड ब्यूरो होना चाहिए. कैपिटलाइजेशन पे उसने बोला डी स्ट्रेसिंग करना, है ना, एम्पावरमेंट करना, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस में रिफॉर्म लाना. तो ये सब चीज़ें था. फिर आता है एसेट क्वालिटी रिव्यू भी था. अब इसमें ये चीज़ था कि आरबीआई क्या करेगा, कुछ सिलेक्टेड बैंक्स जो भी हैं आपके, उसका जब भी उसका मन करेगा रैंडमली वो क्या करेगा, जाके उनके एसेट की इंस्पेक्शन करेगा कि इनके कौन से ऐसे एसेट्स हैं कि जो एनपीए में जाने वाले हैं, या फिर कौन से जो एसेट है उनकी क्या क्वालिटी है ना, कि रीपे होगा कि नहीं. तो इससे क्या हो जाएगा, एनपीए में घुसने से पहले ही क्या हो जाएगा, उसको थोड़ा सा संभाल पाएंगे. ठीक है, ताकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो, क्लासिफिकेशन हो, और रिपोर्ट किया जाए स्ट्रेस्ड एसेट्स कौन कौन से हैं, सो दैट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या कर सकें, ले सकें. नेक्स्ट वी हैव इज, एक और थी आपके पास स्कीम बोल सकते हो, दैट वो स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग होगी. किसकी होगी? स्ट्रेस्ड एसेट्स की होगी. ठीक है, अब इस स्कीम में बोला क्या गया था, उन्होंने बोला था हम डीप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे बड़े बड़े डेटेड प्रोजेक्ट्स. ठीक है, डेटेड प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एक कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट सेक्टर है आपका. ठीक है, कोई भी आपकी इंडस्ट्री है या जो भी है, उन्होंने क्या किया, बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया कि हमने इंफ्रा पे क्या करना है, पैसा लगाना है, तो हमें आप क्या कर दीजिए, पैसा दे दीजिए. अब क्या हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके लिए भी उन्होंने पैसा लिया है, वो उनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा उनको, या फिर डेवलपमेंट नहीं हो रही अच्छे से, जिसकी वजह से वो उनको रीपे नहीं कर पा रहे हैं लोन. अब दोनों ही प्रॉब्लम में, ये रीपे नहीं कर पा रहे, ये कर्जे में डूबते जा रहे हैं, और इनको भी लॉस हो रहा है. तो इसीलिए आरबीआई ने एक स्कीम लाई, दैट वाज S4A, जिससे फिर से क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग करी जाएगी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कर्जे में हैं उनके लिए, ताकि दोनों तरफ से हेल्प की जाए, कि जो कर्जे में है उसकी भी हेल्प करी जाए, और जिसने पैसा उनको दिया है उनकी भी हेल्प करी जाए. कैसे करी जाए? रीस्ट्रक्चरिंग. रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, हो सकता है वो बैंक को ये बोलेगा कि आप क्या कर दो, जो पे करने का टाइम है उसको बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर दो, है ना. ये सब चीज़ें की जाती है ताकि इनको भी थोड़ा टाइम मिल जाए लोन वापस करने का, और इनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा आ जाए. ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब लेंडर की जो बैंक्स होते हैं उनकी जो कैपेसिटी उनको भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाता है. ठीक है, तो दोनों तरफ से हेल्प करी जाती है उनको. ओके,
इससे एक और हेल्प होती है ताकि जो क्रिटिकल सेक्टर्स, देखिए क्या होता है कि क्रिटिकल सेक्टर्स जो होते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया, जिस पे पैसा तो बहुत लगता है बट आउटकम आने में बहुत टाइम लग जाता है, बट क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट तो है ना इंफ्रा हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पे तो पैसा, अब इधर क्या होता है ना, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट देना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट इंपॉर्टेंट है ना ये सब चीज़, तो इसीलिए ये क्रिटिकल सेक्टर्स होते हैं। अब ये चीज़ इसीलिए की जाती है ताकि इन सेक्टर्स को क्रेडिट जाता रहे, ठीक है, रिस्टोर किया जाता है फ्लो ऑफ क्रेडिट टू दिस, ताकि दोनों तरफ से जो आपके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी कर्जे में है उनकी भी हेल्प करी जाए, वहां से भी हेल्प करी जाए, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट करी जाए किसकी, कंट्री की, ठीक है। अब आता है हमारे पास इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। अब व्हाट इज इंसॉल्वेंट एंड व्हाट इज बैंक्रप्ट। इंसॉल्वेंट होता है एक इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ दैट आई एम अनएबल टू रीपे माय लोन, ठीक है, मैं अपना लोन पे नहीं कर पा रही हूँ, जो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दे पा रही हूँ ड्यू टू सम XYZ रीजन की वजह से, ठीक है, तो मैं इंसॉल्वेंट हो जाती हूँ। बट बैंक्रप्सी में क्या होता है, जब लीगली आ जाता है बीच में, लीगली आपको बोला जाता है कि लीगल नोटिस भी भेज दिया जाता है आपके घर पे कि यार यू आर इंसॉल्वेंट, ठीक है, यू आर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, और उसमें क्या होता है जो आपका कोर्ट होता है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, दैट इज बैंक्रप्ट। तो उसके लिए क्या किया गया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को क्या किया गया, एक्ट लाया गया। ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस देता है फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी इन कंपनी एंड अमंग इंडिविजुअल्स, कि यार फॉर एग्जाम्पल इतने टाइम में ये जो चीज़ है वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए। ये इम्प्लीमेंट किया था ताकि जितने भी लॉज हैं, मतलब इन दोनों से रिलेटेड, उनको कंसोलिडेट करके एक लॉ बना दिया जाए ताकि वो NPA से टैकल कर पाए। फीचर्स क्या है, जितने भी इंडिविजुअल्स को कवर करेगा, कंपनी है चाहे लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म, एवरीबडी। देन वी हैव एडजुडिकेटिंग, कौन इसको देखेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर कंपनीज देखेगी, ठीक है, एंड LLP's डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, डेट रिकवरी, डेट को रिकवर करना है ना, जो जितना चीज़ कर्जे में है उसको कर्जा कम कैसे करना ताकि वो बंदा उसको पे कर पाए, रीपे कर पाए, है ना, तो मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, पेमेंट के लिए जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स थी वो आपकी ज़्यादा कर दी, है ना। और एक और चीज़ क्या होता है, डेट को रीस्ट्रक्चर करना, जो हमने ऊपर पढ़ा, डेट को रीस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या होता है कि मैं नेगोशिएट करना स्टार्ट कर दूंगी। अगर एक बैंक है और एक कोई भी फर्म है, ठीक है, सो एक बैंक है और एक फर्म है आपकी, दिस इज योर फर्म, राइट, तो ये फर्म क्या करेगी, नेगोशिएट करेगी, और बैंक भी नेगोशिएट करेगा कि यार अच्छा ठीक है, तुम्हारा मैं टाइम बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा लोड तुम पे कम हो जाए, या फिर तुम अभी सिर्फ इतना % ही दे दो हमें तो भी लोड कम हो जाएगा, इसका फर्म का भी लोड कम हो जाएगा और बैंक के पास भी पैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद एक बैड बैंक्स का भी कॉन्सेप्ट आया। इसमें उन्होंने क्या किया, एक इकोनॉमिक सर्वे 2017 में बोला कि एक हम क्या करेंगे, पब्लिक एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी बनाएंगे, ठीक है, एसेट को रिहैबिलिटेशन कराया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाएगी, वो जो बैड लोन्स को बाय कर लेगी, खरीद लेगी। किससे खरीदेगी, कमर्शियल बैंक से खरीदेगी, डिस्काउंट पे खरीद लेगी, और उसको रिकवर करने ट्राई करेगी कि वो रिकवर हो जाए मनी फ्रॉम द डिफॉल्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है एक बैड बैंक, ठीक है, एक मीडिएटर का काम करेगा, आप ऐसे शॉर्ट में देखो बैड बैंक, जिससे हेयर यू हैव बैंक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक बैंक, ओके, यहाँ पे है कोई फर्म है जिसने क्या लिया था, लोन लिया था, ठीक है, दिस इज योर बैंक, और ये तुम्हारी फर्म है जिसने क्या किया है, लोन लिया है। अब इसका NPA में है, ठीक है, NPA है इसका। यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक बैड बैंक्स बनाए जाएंगे। अब ये बैड बैंक्स क्या करेंगे, जो भी जितना भी इसका कर्जा है, जितना भी इसका डेट है, जितने भी ये कर्जे में है, मतलब कि जितना भी NPA में है या जितना इसका कर्जा है, जो भी मतलब जितना भी होगा, ये सारा का सारा बैड बैंक क्या कर लेगा, मतलब ये बैंक क्या कर लेगा, इसको सेल कर देगा, किसको सेल कर देगा, और ये बाय कर लेगा, ठीक है, ये बाय कर लेगा, बट किस पे, डिस्काउंट पे बाय कर लेगा।
अब वो क्या करेगा, जब इसने बाय कर लिया डिस्काउंट पे, तो अब ये इसको बोलेगा, जाके इस फर्म को बोलेगा तुम क्या करो, ये मेजर्स हैं, तुम इसको अपनाओ, जिससे तुम क्या कर सकते हो, ये जो लोन है वो तुम क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो सम अमाउंट पे। हो सकता है ये बोले कि मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम देता हूँ, हो सकता है ये बोले कि मैं तुम्हारा इंटरेस्ट रेट कम कर देता हूँ, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी से। इससे क्या हो जाएगा, इसका भी थोड़ा बहुत एनपीए कम हो जाएगा, है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा, और इसको भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर बैड बैंक्स। आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. So I hope that this concept is clear to you. ओके, कमिंग टू 4R फ्रेमवर्क है, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकैपिटलाइज पैसा दिया जाएगा, थोड़ा बहुत रिकैपिटलाइजेशन, रेजोल्यूशन, रिफॉर्म वगैरह लाए जाएंगे। फिर पीजे नाई कमेटी भी है, तो यू शुड नो कि पीजे नाई कमेटी वॉज फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है, खुद ही, इतना कुछ है नहीं है। इन्होंने उसकी बात की थी कि एक पेरेंट होल्डिंग कंपनी बना लेंगे हम, ठीक है, BIC करके बना लेंगे, ओके। और जब तक BIC फॉर्म होगी तब तक एक उसका जो काम होगा वो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो काम करेगा उसका, ओके। और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी, क्या होगा, ये जो बैंक इन्वेस्ट, BIC मीन्स एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन किया जाएगा, गवर्नमेंट किया जाएगा, ओके। बाकी क्या है, बिमल जलान कमेटी भी आपकी इकोनॉमी कैपिटल फ्रेमवर्क पे थी, नचिकेत मोर कमेटी जो थी वो भी आपकी इन्हीं पे थी, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या था कि यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट होना चाहिए पहले सबका, 50% तो पब्लिक सेक्टर लेंडिंग होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए, पेमेंट बैंक्स होने चाहिए, ठीक है, सफिशिएंट एक्सेस टू अफोर्डेबल फॉर्म, अबॉलिश स्टैट्यूटरी, जो आप SLR होता है उसको तो अबॉलिश कर दो, जो कैश रिजर्व रेशो उसको कम कर दो, तो ये सब चीज़ें उसने बोला था, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, रेगुलेशन की अगर हम बात करें, जो बैंक होते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक के लिए NPA में जाना और NBFCs मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो आपके होते हैं कंपनीज होती हैं, उनका NPA में जाना दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये अगर 90 दिन तक है, मतलब 90 दिन तक रीपे नहीं हो रहा है, तो उसको बैंक के लिए वो NPA होगा। बट NBFC के लिए अगर 180 डेज तक का रीपेमेंट नहीं है तो उसके बाद ये NPA में चला जाएगा। स्टैंडर्ड एसेट्स की जो हमने बात की थी आपकी, उसमें क्या है आपका, NPA है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ, ये हमने पढ़ा कि 12 मंथ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 12 से कम या फिर 12 मंथ तक NPA में होना चाहिए। इसमें क्या है, नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स, ये 18 मंथ्स का है। तो सारफेसी का भी एलिजिबिलिटी दिया जाता है, बट इसमें सारफेसी का एलिजिबिलिटी जो है वो लगता है, बट इसमें सारफेसी का एलिजिबिलिटी नहीं लगता है, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं है उस पर, ओके। सारफेसी एक्ट ऊपर मैंने बताया, आपको देख लेना। So the next concept that we have is capital adequacy ratio. Now what is capital adequacy ratio, क्या मतलब है इसका, है ना। अब ये क्या होता है, दिस इज़ अ रेगुलेटरी मेजर होता है, मतलब आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बैंक है, ठीक है, उसने क्या किया है, कोई तो भी मतलब सम अमाउंट जो है उसका, उसने क्या कर दिया है, लोन दे दिया, ठीक है। अब लोन से उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उनको तो फ़ायदा हो रहा है, तो वो बैंक का एसेट होता है जो हमने ऊपर पढ़ लिया था, ठीक है। बट क्या होता है, अब हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था NPA का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, ठीक है, कि ऐसे एसेट्स हैं जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, मतलब लोगों से जिनको भी उन्होंने पैसा दिया है उनसे वापस ही नहीं आ रहा है वो चीज़। अगर वो वापस ही नहीं आ रहा है बैंक को, तो वो एसेट तो किसी काम का है ही नहीं है ना, क्योंकि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। अब क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ एसेट्स हैं जो रिस्क पे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनसे पैसा वापस ही नहीं, गारंटी नहीं है, पता नहीं वहाँ से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, है ना, तो रिस्क पे है। अब उस रिस्क को झेलने के लिए क्या आपके पास कुछ पैसा बचा भी हुआ कि नहीं बचा, कुछ कैपिटल है आपके पास कि नहीं है, सो दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होती है, दैट असेस करता है बैंक की फाइनेंशियल, कि एक जो बैंक है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है भी है कि नहीं है, कि उसने
एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोन दिया होगा, चलो मान लिया वो रिस्क पे भी है, बट स्टिल बैंक को चलाने के लिए उनके पास कुछ पैसा है भी है कि नहीं है, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए उनके पास पैसा बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटा सा एक और एग्जाम्पल देती हूँ शेयर मार्केट्स का, देखो ठीक है, हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ अमाउंट था, आपने वो क्या कर दिया, शेयर्स खरीद लिए या जो भी है। अब क्या आपने सारा का सारा पैसा ही रिस्क पे डाल दिया? क्या आपने सारा का सारा पैसा ही ऐसे उसमें डाल दिया जो अभी लॉस में ही चल रहा पूरा का पूरा? तो इसका मतलब आप तो एफिशिएंट हुई ही नहीं, स्टेबिलिटी है ही नहीं। बट हाँ, अगर आपने कुछ पोर्शन इस वाले शेयर में लगाया होता या कुछ पोर्शन इस पे लगाया होता और कुछ आपने अपने पास रखा होता, तो एटलीस्ट आपके पास होता चलो ठीक है, अगर इतना जो मेरा एसेट है या इतना पैसा अगर मेरा रिस्क पे है या लॉस पे चल रहा है, बट मैं उसको कवर कर सकता हूँ लॉस को, बिकॉज मेरे पास कुछ कैपिटल बचा हुआ है, तो मैं कहीं और लगा के या फिर उसको किसी तरह भी मैनेज करके मैं अपना रिस्क को मैनेज कर सकता हूँ, है ना। तो दैट इज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो वैसे ही क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होता है, ये कंपेयर किया जाता है कि एक बैंक के पास अपना कैपिटल कितना है टू उसका कितना रिस्क वेटेड एसेट्स है ना, जो कितने एसेट्स उसके रिस्क में है, दैट इज योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। नाउ क्यों किया गया था, ये क्या मतलब क्या है इसका, ताकि बैंक्स के पास एनफ कैपिटल हो या फिर रिजर्व हो टू हैंडल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉसेस, कि अगर उनको कुछ अमाउंट ऑफ लॉस होता भी है फिर भी उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ रिजर्व्स हैं, ताकि क्या कर सके, उसको हैंडल कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे अगर हमारी जो कैपिटल है मतलब जो हमारा इंडियन रुपी है, अगर वो डिप्रिसिएट कर रहा है ना, डिप्रिसिएशन उसकी कीमत कम होना स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास कुछ फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, क्या होते हैं फॉरेक्स रिजर्व, तो उनको बेचना स्टार्ट कर दिया जाता है ना, कि हमारा मनी बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रही है, तो आरबीआई क्या करता है, उन फॉरेक्स रिजर्व को बेचना, मतलब कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ रिस्क मैनेजमेंट है ना, कि अगर लॉस हो रहा है तो हम उसको लॉस को कैसे रिकवर करें। तो दैट इज़, अब क्या होता है कि कितना एडिक्वेसी रेशो होता है, हर एक बैंक्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं आपके, उनको 12% तो भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, एंड 9% फॉर कमर्शियल बैंक्स। एक और चीज़ होती है, मिनिमम टियर 1 एंड मिनिमम टियर 2 जो कैपिटल होती है वो कितनी मेंटेन करनी पड़ती है, 10.5%, एंड जो मिनिमम टियर 2 है वो 2% जितना भी है। अब एक और चीज़ है कि मिनिमम टियर 1 या मिनिमम टियर 2 कैपिटल होता क्या है। देखिए मिनिमम टियर 1 वो कैपिटल होती है, बैंक्स भी तो कहीं ना कहीं से पैसा आता है बैंक्स में, तो जो उसका कोर कैपिटल है, जो उसके रिजर्व्स है, जो कि डिस्क्लोज है, सबको पता है डिस्क्लोज्ड है, उसको आप बोलते हो दैट इज मिनिमम टियर 1। बट टियर 2 क्या होता है, ये वो रिजर्व्स होते हैं जो अनडिस्क्लोज होते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं शायद उसने कहीं से बोरोविंग ली की है या कहीं से भी होगा, तो वो सब चीज़ें अनडिस्क्लोज्ड होती हैं, तो वो मिनिमम टियर 2 में आता है। नाउ एक और चीज़ होती है, इसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना पड़ता है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी रखना पड़ता है, 2.5% का। बफर क्या होता है, बफर बना के रखते हैं ना हम, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी चीज़, एक बफर स्टॉक भी रखा जाता है कि सब ही डूब रहा है तो उस बफर स्टॉक को यूज़ किया जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेसल नॉर्म्स। अब बेसल नॉर्म्स क्या थे, इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए बेसल नॉर्म्स के बारे में। ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है, ठीक है, और ये कौन इशू करता है, कमेटी इशू करती है ऑन बैंकिंग सुपरविजन पे, जो कमेटी होती है वो इशू करती है। इसका गोल क्या होता है कि जो भी हमारा इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है उसको क्या किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। अब बेसल 1 था, इंट्रोड्यूस किया गया ये, इनका पूरा का पूरा जो भी इनका फोकस था वो क्रेडिट रिस्क पे था ना। व्हाट इज क्रेडिट रिस्क, कि आप जिसको भी पैसा दे रहे हो उससे कितने चांसेस है कि वो वापस आएगा, सो क्रेडिट रिस्क पे इन्होंने ज़्यादा किया। इन्होंने डिफाइन किया कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट्स फॉर बैंक्स। इन्होंने बोला कि कितना मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कम से कम कितना परसेंट आपके पास पैसा होना चाहिए, 8% पे इन्होंने फिक्स कर दिया कि जितने भी आपके वेटेड एसेट्स उसका 8% तो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया अडॉप्टेड, और हाँ इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने वाला कुछ नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया ने बेसल 1 की गाइडलाइंस को अडॉप्ट किया था 1999 में। फिर बेसल 2 आता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, किसने पब्लिश किया, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, वही आगे फिर से। इनके 3 पैरामीटर्स थे कि आपको क्या करना है, कैपिटल एडिक्वेसी का जो रिक्वायरमेंट है 8% होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, सुपरवाइजरी रिव्यू। अब क्या होगा, उसने बोला कि रिव्यू भी होना चाहिए बैंक्स का, ठीक है, सुपरवाइजरी, एक सुपरवाइज होना चाहिए
ताकि बैंक्स क्या कर सके, 3 टाइप के रिस्क को मैनेज कर पाए। कौन कौन से? क्रेडिट, पैसा दे रहे हो, मार्केट हो गया, एंड ऑपरेशनल भी इनके क्या होते हैं, कुछ रिस्क होते हैं। नो मार्केट डिसिप्लिन, बैंक नीड मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ। एक और चीज़ उन्होंने बोला था कि कुछ डिसिप्लिन भी आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि बैंक्स को ना अपना CAR को, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को, उनको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एटलीस्ट पता तो चले कितना आपके पास एडुकेट अमाउंट में कैपिटल है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर रिस्क वेटेड एसेट्स, पता तो चलना चाहिए ना। पता चलेगा, रिस्क आप एक्सपोज करोगे तभी तो कोई अगला इंसान जो है आपकी हेल्प कर पाया, या बैंक हेल्प कर पाएंगे आपकी, है ना। इन इंडिया नॉट येट, अभी तक पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं ये नॉर्म्स, ठीक है। बेसल 3 की अगर हम बात करें, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008 में, उसकी वजह से ये रिस्पॉन्ड में आया। ये इसने किस पे काम किया? कैपिटल, लीवरेज, फंडिंग, लिक्विडिटी। सिर्फ पैसा कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, कैसे पैसे कैसा लाया जाए, कैसे लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए, कैसे फंडिंग करी जाए, कैसे कैपिटल बढ़ाया जाए, तो सिर्फ ज़्यादा का ज़्यादा जो था इसी पे वर्क किया गया था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ने थोड़ा बढ़ा दिया कि 12.9% पे कर दीजिए। मिनिमम Tier 1 का इतना था, Tier 2 का इतना था, बफर आपका इतना होना चाहिए। और क्या होता है? काउंटर साइक्लिक बफर ना। व्हाट इज काउंटर साइक्लिक बफर? सो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बता दूं कि काउंटर साइक्लिक बफर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई रिस्क आ रहा है, उस रिस्क को अपोज करने के लिए क्या आपके पास पैसा है कि नहीं है, जितना भी बफर है, जो स्टॉक है, तो उसको आप सिंपली क्या बोलते हैं? काउंटर साइक्लिक बफर, ठीक है। लीवरेज रेट उन्होंने बोला कम से कम 3% का दो। लीवरेज रेट होता क्या है कि बैंक का जो Tier 1 कैपिटल कितना है डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल, मतलब पूरा टोटल उनका कंसोलिडेटेड एसेट कितना, दैट इज योर लीवरेज रेट। फंडिंग एंड लिक्विडिटी रेशोज के बारे में बात की थी। अब क्या होता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो की भी बात की थी। यार देखिए, ये ना छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है बेसल नॉर्म्स में, ठीक है। ये मैंने एडिशनल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको ये बता दिया है, थोड़ा और एडिशनल एड ऑन इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। सीरियस वालों के लिए आई डोंट थिंक सो, ये तो बिल्कुल भी मतलब आपको इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, CSE के लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। बाकी ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लिक्विडिटी जो कवरेज रेशो है वो शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं, ठीक है। बैंक रन को ये प्रिवेंट करता है। बैंक रन मतलब जब बैंक्स के पास पैसा ही नहीं होता है। अब जब पैसा नहीं होता तो वो किसके पास जाता है? RBI के पास जाता है, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा होता है कि बैंक के पास अभी सिर्फ 30 दिन के लिए ही वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, उसके बाद तो ख़त्म ही है उसके पास पैसा, ठीक है। नेट स्टेबल फंड रेट क्या होता है? रिक्वायर बैंक टू मेंटेन अ स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल, कि आपको एक बैंक को अपनी एक स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो रेट है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 100% का ही होना चाहिए, ठीक है। मेजर मिड टर्म दैट इज 1 ईयर, मतलब मिड टर्म तक इसको मेजर किया जाता है अप टू 1 ईयर। नाउ दिस इज व्हाट इज Tier 1 कैपिटल, Tier 2 मैंने अभी आपको बता दिया था। Tier 1 जो होता है दैट इज अ कोर कैपिटल जो डिस्क्लोज होती है, लाइक इक्विटी वगैरह जो भी है। बट बैंक का जो सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है, जो अनडिस्क्लोज है, जो अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ओके, जिनका मेचोरिटी कम से कम 5 साल तक होता है, ये कम रिलायबल होते हैं Tier 1 से। क्यों? क्योंकि इनको एक्यूरेटली कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, और लिक्विडेट करना भी। चलिए नेक्स्ट वी हैव इस चैप्टर 3 दैट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो ये था अपना मनी एंड बैंकिंग, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज योर लास्ट चैप्टर, ओके। सो लेट्स टेक one current affair topic, okay. See, there is one term that is loan write-offs. अब मैं इसको क्यों ले रही हूँ? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आर रिसेंट टॉपिक दैट इज़ NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब लोन राइट ऑफ्स होता क्या है? देखिए, आपकी वो एसेट्स जो हमने पढ़े दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो हमने पढ़े NPA पढ़े, ठीक है, कि मतलब अब ड्यू डेट हो गई है लोन चुकाने की, बट स्टिल क्रेडिट आया नहीं है, बट स्टिल वो लोन चुकाया नहीं गया है। कितना फ्रेमवर्क हो गया? 90 दिन हो गए, 90 दिन से ज़्यादा हो गया। सो वो क्या हो जाते हैं? आपके NPAs हो जाते हैं, ठीक है। अब NPA है, अब गवर्नमेंट को बैंक को लग रहा है कि मेरा ये जो एसेट है, ये मैं इसको रिकवर नहीं कर सकता अभी, मतलब बिल्कुल ही हिम्मत हार गए भाई, ये रिकवर हो ही नहीं सकता मेरे को लगता है। तो इसलिए वो क्या करता है, अपनी बैलेंस शीट से वो पर्टिकुलर एसेट को क्या कर देता है? राइट ऑफ कर देता है, रिमूव कर देता है। दैट इज लोन राइट ऑफ्स, ठीक है। मतलब
कि वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा नॉन परफॉर्मिंग लोन को फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट, बिकॉज वो कंसीडर करता है कि जो उन्होंने लोन दिया था वो लॉस में चला गया और वो रिकवर नहीं हो सकता, मतलब अनलाइकली टू रिकवर है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, बट बहुत कम चांसेस है रिकवर होने के। ठीक है, अब इस पे न्यूज़ क्या आई है, उसने बोला है कि हर मतलब 5 बैंक्स में से जो एक बैंक है उसने देखा है, राइज देखा है इन द लोन राइट ऑफ। ठीक है, जैसे कि उसने बोला दैट 1/5 ऑफ द बैंक जो है उन्होंने जो लोन्स रिटर्न ऑफ हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, बट स्टिल जैसे कि अगर आप टॉप 10 बैंक्स देखोगे उसमें से 6 बैंक्स का तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक सबसे टॉप पे है, कैनरा बैंक उसके बाद आ जाता है आपका। ठीक है, बट जो यूनियन बैंक है उसमें कम हुआ है, बाकी के जो बैंक्स है उसमें थोड़ा सा कम देखा, आपका लोन रिटर्न ऑफ कम देखा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी कम हुआ है। एंड व्हाट एल्स, बट यार एक और चीज़ आप समझने वाली है कि जो राइट ऑफ होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने वेवर दे दिया। जैसे हम फार्मर को वेवर देते हैं ना, फार्मर वेव ऑफ होता है कि फार्मर्स को जो लोन दिया गया था बट वो चुका नहीं पा रहे, इसलिए गवर्नमेंट बोलती है आप वेवर कर दो, लोन वेवर कर दो। इसका मतलब कि फार्मर को अभी लोन पे नहीं करना पड़ेगा, उसके बदले गवर्नमेंट पे करती है बैंक्स वालों को। ठीक है, कि वेव ऑफ कर दो, बट इसमें ऐसा नहीं होता कि वेव ऑफ कर दिया। लेंडर ये बोरोवर्स को ये नहीं बोलते कि ठीक है तुम चुकाओ मत, रहने दो, वो अपनी बैलेंस शीट से तो कैंसिल कर देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता है, बट वो फिर भी परसुएड करते हैं बोरोवर्स को कि आप क्या करो, वो चीज़ जो हमारा क्रेडिट हमने दिया है वो रिकवर कराइए। किसी भी तरह वो ट्राई करते हैं रिकवर करने के लिए, बट दैट इज़ अनलाइकली टू रिकवर, इसीलिए वो उससे बैलेंस शीट से हटा देते हैं। ठीक है, सो डज नॉट बेनिफिट द बोरोवर, बोरोवर इज कंटिन्यू, मतलब बोरोवर कंटिन्यू टू बी लाइबल वो होता है, उसको रीपे करना पड़ता है। ठीक है, परसू रिकवरी एक्शन इनिशिएटेड इन दिस अकाउंट्स। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर व्हाट इज लोन राइट ऑफ। तो ये टर्म ही आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे यार चैप्टर नंबर 3। ओके।